दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी एचएम क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग क्रिया पे बात करने वाले हैं। कल आपने क्रिया पढ़ी है और आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी की सीरीज लेके आ रहा हूं आपके सामने, और हिंदी लगातार क्रमबद्ध तरीके से वीडियोज आपको क्लासें मिल रही हैं। तो आप एक सीरियल से पढ़िए, जैसे मैं क्लासेस दे रहा हूँ वैसे पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से हिंदी समझ में आएगी। यदि आप लेखपाल, पुलिस, टीटी, सुपर टेट, समीक्षा अधिकारी, बीईओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी की क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा क्रिया का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, क्रिया कर्म सब कुछ बताया, और मैंने क्रिया के प्रकार बताए। क्रिया को 2 रूपों में बांट सकते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर मैंने आपको कल बता दिया है कि कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं वे क्रिया होती हैं जिनके साथ कर्म आता है, और यहाँ पे अकर्मक क्रिया में वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं आता। जैसे वह पेन से लिख रहा है तो पेन क्या होगा, कर्म होगा, मैंने आपको कल अच्छे समझाया था। और अकर्मक में मैंने आपको बताया था कि वह लिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्म नहीं आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला, आपको कर्ता क्रिया कर्म समझना है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, क्रिया का पार्ट 1। या आप कारक भी देख सकते हैं, जिसमें कारक भी बहुत अच्छे से बताया गया है, और कर्ता क्रिया कर्म कारक में भी समझाया गया है, और क्रिया के पार्ट 1 में भी समझाया गया है। ये क्लास 7 है, आपको क्लास 6 में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत और चर्चा करेंगे। मान लिया आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ तो आपको मैं हर चीज बेसिक से ही सिखाऊंगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्रिया क्या है, क्रिया के कितने प्रकार हैं, और यहाँ पे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पे क्रिया कितने प्रकार से बांटी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्रिया के प्रकार लिए हैं। वैसे क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रियाओं को कई भागों में बांटा गया है, लगभग 11 भागों में, लेकिन यहाँ पे परीक्षाओं में सिर्फ यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्रिया के सिर्फ 5 ही प्रकार पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया, परिणामक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यहीं से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्स पेपर्स का एनालिसिस किया है, वहां से मैंने पाया है कि यहाँ से ही ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर लगभग 11 भागों में बांटा गया है क्रिया को, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही 5 क्रियाएं हैं, और यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन्हीं का डिटेल में वर्णन करेंगे, इन्हीं को पढ़ेंगे। और यकीन मानिए कि आपने जो कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ी है, सकर्मक और अकर्मक, वहां से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बाकी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस इतना पढ़ लेंगे, इतना ही पर्याप्त है, बहुत ज्यादा पढ़ने की क्रिया में जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संयुक्त क्रिया। तो चलिए देख लेते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया के बारे में देखेंगे। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनेगी उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। उदाहरण देखेंगे, बच्चा विद्यालय से लौट आया। लौट आया, यहाँ पे क्या हुआ, लौटना एक क्रिया है, आना एक क्रिया है, तो यानी कि एक धातु कौन सी है, लौट, दूसरी है आया। अगर आपने धातु नहीं पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो मैं आपको बता दूं कि धातु जो जिस मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, ये हो गई धातु, पढ़ना क्रिया। खेल धातु हो गई, खेलना क्रिया हो गई। तो समझ गए हैं ना कि धातु के आगे अगर ना लगा देते हैं तो वो हो जाता है क्रिया। पढ़ का हो गया पढ़ना, खेल का हो गया खेलना। परीक्षा में प्रश्न आता है कि पढ़ना में धातु क्या होगी, तो आप बताएंगे पढ़। तो आप धातु समझ गए, ये धातु है और ये क्रिया है। तो कह रहा है कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। लौट धातु है, लौटना क्रिया है। आया धातु है, आना
अगर केवल आ रहेगा तो धातु हो जाएगा, आना होगा क्रिया होगी। तो आना का यहाँ पे अर्थ है आया। लौट धातु होगा, लौटना क्रिया। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है जो क्रिया, तो ये पूरी क्रिया है। लौट आना, यहाँ पे क्रिया क्या है? लौटना। यहाँ की क्रिया है बच्चा विद्यालय से लौट आया, यानी कि लौट आया क्या हुआ? लौटना। तो यहाँ पे दो धातुओं से ये क्रिया मिलकर बनी, कौन सी? लौटना। तो यहाँ पे होगा संयुक्त क्रिया, यानी कि दो क्रियाओं से मिलकर बन रहा है लौटना, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। ऐसे ही वह घर पहुंच गया, तो पहुंचना, पहुंचना ये क्रिया है जो कि दो धातुओं से मिलकर बनी है। पहुंच गया, ये दोनों से मिलकर बनी है पहुंचना, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा। एक उदाहरण आपको और देते हैं। माता जी बाजार से घर आ गई, बाजार से घर आ गई। तो यहाँ पे क्रिया क्या हुई? माता जी बाजार से घर आ गई, इसमें क्रिया हो गई आना, बाजार से आई हैं, तो क्रिया क्या होगी? आना। यानी कि आप जब कहीं बाहर से घर आएंगे तो यही तो कहा जाएगा कि आप आ गए हैं। तो आ गई, यहाँ पे दो दो धातु हैं, आ का आना, गई का गया। तो आ गई मतलब आना, यहाँ पे दो धातुओं से मिलके आना शब्द बनना है, तो इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। समझ गए हैं आप? माता जी बाजार से घर आ गई, तो आ गई दो दो धातुएं हैं, इसलिए यहाँ पे इसको मिला के एक क्रिया बन गई है, जिसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। आप ऐसा समझ गए होंगे, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा संयुक्त क्रिया। यहाँ पे आपको और बताते हैं, जिन लोगों ने कर्ता क्रिया कर्म नहीं जानते हैं जो लोग, तो जहां जो कार्य करे, कार्य जो कौन कर रहा है? माता। यानी कि माता जी बाजार से घर आई, तो कौन आया? माता आई ना, माता कार्य कर रही है, तो माता क्या होगा? कर्ता। कार्य करने वाला होता है कर्ता, और कार्य का जो सबसे ज्यादा प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। तो आना, कहां से आना? बाजार से, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बाजार पे, तो ये हो गया कर्म। ठीक है, और आना ये आ गई, क्रिया हो गई। क्रिया आपको पता ही है, जो कार्य किया जा रहा है उसे क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कार्य किया जा रहा है? आना। क्रिया क्या हुई? आना। आ गई, क्या होगा? क्रिया होगा। समझ गए हैं आप? इतना समझ गए हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, यानी कि कर्ता जो करने वाला होगा वो स्वयं नहीं करेगा, किसी दूसरे को प्रेरणा देगा या करवाएगा उससे। जैसे मैं अगर खुद करूंगा तो जैसे कहूंगा पढ़ना, तो किसी दूसरे से करवाएगा तो वो हो जाएगा पढ़वाना। लिखना तो हो जाएगा लिखवाना। किसी दूसरे से लिखवाना, खुद लिखना यानी कि स्वयं करेगा तो लिखना, दूसरे से करवाएगा तो लिखवाना। तो यहाँ पे इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप जान जाएंगे ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे खेलना, यहां हो जाएगा खिलवाना। ठीक है, हम आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से प्रेरणार्थक क्रिया को समझाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे। जैसे लिखना का लिखवाना हो जाता है, खेलना का खिलवाना हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दूसरे से करवाता है ना। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी उदाहरण के माध्यम से ही बहुत अच्छे से समझी जाती है। तो उदाहरण हम बार बार, इसीलिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से बार बार चीजें समझा रहे हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, कार साफ करवाता है। यहां पे मालिक क्या कर रहा है, नौकर से कार साफ करवा रहा है, करवाता है, यानी कि खुद कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे को प्रेरणा देता है कि तुम करो भाई, कार साफ करो तुम। नौकर से बोलता है कि आप कार साफ करिए, यानी कि मालिक स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा है, करता स्वयं ना करके यानी कि मालिक स्वयं नहीं करता है, अपने नौकर से करवाता है, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यहाँ पे नौकर से करवा रहा है तो वो प्रेरणा देगा उनको, किसको, नौकर को। तो यहाँ पे प्रेरक करता क्या होगा और प्रेरित करता क्या होगा। दोस्तों प्रेरक करता वो होगा जो किसी दूसरे को ऑर्डर दे, जैसे यहाँ पे नौकर से क्या कहा गया है, नौकर को प्रेरणा दे रहा है मालिक, तो प्रेरक करता वो होगा जो किसी को प्रेरणा देगा, यानी किसी से कहेगा, आदेश देगा उसको। तो यहाँ पे कौन होगा, मालिक क्या होगा, प्रेरक करता होगा। ऐसे ही प्रेरित करता कौन होगा, जो प्रेरित हुआ हो, यानी कि जिसको प्रेरणा दी गई है, फिर वो प्रेरित हुआ है, फिर कार्य कर रहा है। तो नौकर को प्रेरणा दी किसने, मालिक ने, तो ये प्रेरित होकर कार्य कर रहा है, कार साफ कर रहा है। तो प्रेरित करता कौन होगा, नौकर। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण और बताऊं, अध्यापिका छात्र से पाठ लिखवाती है, तो प्रेरक करता कौन हुआ, अध्यापिका, क्योंकि वो छात्र को प्रेरणा दे रही है कि आप पाठ लिखिए। तो अध्यापिका क्या होगा, प्रेरक करता। और प्रेरित कौन हुआ, पाठ कौन लिख रहा है, प्रेरित करता कौन होगा, छात्र। यहाँ पे अध्यापिका क्या हो जाएगा, प्रेरक करता, और प्रेरित करता कौन होगा, छात्र। ठीक है, ऐसा है, आपको प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई है। परिभाषा, उदाहरण, प्रेरक करता, प्रेरित करता, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ऐसे आया है कि इस उदाहरण, ऐसे उदाहरण दे दिया, फिर कहा गया कि इस वाक्य में प्रेरक करता कौन होगा। यहां से सोचिए, न परिभाषा पूछी न उदाहरण पूछा, सीधे यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे प्रेरक करता कौन होगा। तब आप बताएंगे कि मालिक, अध्यापिका, क्या होगा, प्रेरक करता। प्रेरित करता भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे नौकर, छात्र, यानी कि जो प्रेरित हुआ वो प्रेरित करता, जिसने प्रेरणा दी हो वो प्रेरक करता। एक प्रश्न ऐसे आता है, एक ऐसे आता है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सी क्रिया है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, इस वाक्य में से क्रिया कौन सी है। तब आप बताएंगे कि क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। अब हम लोग अगला क्रिया की अगली टाइप देखेंगे। चलिए दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया देख लेते हैं। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। यानी कि वाक्य आप देखिए, उदाहरण से समझिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मैं परिभाषा में जोर नहीं दे रहा हूं। पुजारी ने नहा के पूजा की, पुजारी ने नहाकर पूजा की, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, पूजा की। पुजारी ने क्या किया, पूजा किया, लेकिन उससे पहले क्या किया, नहाया, यानी कि नहाकर पूजा की। आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, परिभाषा देख लीजिए। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाए, यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, पूजा की, और उससे पहले क्रिया क्या की, पुजारी ने नहाया। दो क्रिया हुई, पहली क्रिया नहाया, दूसरी पूजा की, यानी कि पुजारी ने नहाकर पूजा की। एक क्रिया हुई नहाकर, दूसरी हुई पूजा की। पूजा की मुख्य क्रिया है, नहाकर ये पहले हो गई है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हुई है। तो अगर ऐसा हो तो वहां पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, फोन किया मुख्य क्रिया, घर पहुंचकर, पहले घर पहुंची, पहली क्रिया क्या हुई, घर पहुंची, दूसरी क्रिया क्या हुई, फोन किया। तो यहाँ पे एक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो जाएगी,
तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाए तो वहां पे क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, मैंने लिख कर पढ़ाया, मैंने लिख कर पढ़ाया। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं इस वाक्य में, यहाँ पे कर आ रहा है। कर मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में कर लग कर आ रहा है। जैसे मुख्य क्रिया क्या है, फोन करना, लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया हुई है, पहुंच कर, नहा कर। जैसे मोहन खेल कर घर गया, मोहन खेल कर घर गया या खेल के गया। कर और करके जैसे शब्द आते हैं मुख्य क्रिया से पहले, ठीक है। तो मोहन खेल कर घर गया, यानी कि पहले क्या किया, खेला, उसके बाद कहाँ गया, घर गया। तो खेल कर जो मुख्य क्रिया से पहले क्रिया होगी उसमें उस क्रिया के अंत में कर जुड़ जाएगा, कर या करके जुड़ जाएगा। तो आप यहां से पहचान जाएंगे, अगर कर या करके मुख्य क्रिया से पहले जुड़ रहा है तो पूर्वकालिक क्रिया। या इस हिसाब से समझ सकते हैं कि मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो चुकी हो तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जब टाइप खत्म हो जाएंगे तो हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम आपसे पूछेंगे उसमें कि इसमें कौन सी क्रिया होगी, तब आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। इस टॉपिक के बाद हम आपसे वही पूछने वाले हैं। तो अब हम अगला देखेंगे, अगली क्रिया कौन सी है। दोस्तों हम लोग देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया देख लेते हैं क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे कैसे क्या होगा, जैसे कोई संज्ञा हो गई, मान लीजिए सर्व। संज्ञा क्या है, सर्व। तो इसमें अगर ना जोड़ देंगे तो सर्वमाना हो जाएगा, यानी कि संज्ञा के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, तो संज्ञा के साथ यहाँ पे क्रिया जोड़ दी गई है तो ये सर्वमाना हो गया। संयुक्त क्रिया क्या है, सर्वमाना। तो ये क्या हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। ऐसे ही कोई सर्वनाम हो, जैसे अपना। सर्वनाम क्या है, अपना। तो यहाँ से जो क्रिया जुड़ के बनेगी उसे कहेंगे संयुक्त नाम धातु क्रिया। जैसे अपना का क्या हो गया, क्रिया क्या हो गई, अपनापन। पराया का परायापन। ऐसे ही साठ का सठियाना, तोतला का तुतलाना, नरम का नरमाना। उदाहरण से समझेंगे फिर इस पे आते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, लुटेरों ने जमीन हथिया ली। तो ये हथिया ली ये क्रिया है। अब आपको क्रिया दिख रही है, हथिया लेना क्या हुआ, क्रिया हो गई। तो यहाँ पे आप अगर क्रिया इसकी निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा हथियाना। इसकी क्रिया क्या निकली, हथियाना। हथियाना कहां से निकला है, हाथ से। और हाथ क्या है, संज्ञा। समझ गए आप कि संज्ञा से जो क्रिया निकले, संज्ञा के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, संज्ञा हाथ है, इसके साथ क्रिया जोड़ दी गई तो जो संयुक्त क्रिया बनेगी उसे कहेंगे नाम धातु क्रिया। ऐसे ही हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे अपनाना चाहिए, अपनाना क्या हुआ, क्रिया हुई। कहां से निकली है, अपना से। अपना क्या है, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम से बनी, ये संज्ञा से बनी। और विशेषण से क्या, जैसे साठ का सठियाना, तोतला का तुतलाना, नरम का गरम का गरमाना। अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे शर्म का शर्माना, लोभ का लुभाना, झूठ का झुठलाना। ऐसे ही अपना का अपनापन, पराया का परायापन। तो ये क्या हो गया, ये सब नाम धातु क्रियाएं हो गई जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे ही कहेंगे नाम धातु क्रिया। अब आप समझ गए होंगे दोनों उदाहरण के माध्यम से। अभी आपको हम और उदाहरण देंगे। ये एक खत्म हो टॉपिक वाइज, मतलब पार्ट वाइज खत्म हुए, उसके बाद हम आपको कई सारे उदाहरण देंगे, उसमें समझाएंगे, केवल उदाहरण ही होंगे उसमें। इसके बाद देखेंगे अगली क्रिया
दोस्तों ये क्रिया का महत्वपूर्ण प्रकार है, यहाँ से प्रश्न आया है। वह हम लोग इसको सीधे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे वह खेल चुका है, तो इस वाक्य के अंत में लास्ट में क्या आया है, इसकी क्रिया क्या हो गई, चुका है। ऐसे ही चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या होगी, सहायक क्रिया होगी। ऐसे ही मोहन खेल रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, क्या होगा, सहायक क्रिया होगी। तुम पढ़ते हो, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे तो सहायक क्रिया होगी। मतलब यहाँ पे ऐसे प्रश्न आया है कि वह खेल चुका है में सहायक क्रिया होगी, तो आप बता देंगे चुका है। मोहन खेल रहा है में सहायक क्रिया होगी, तो रहा है। तुम पढ़ते हो, सहायक क्रिया क्या होगी, पढ़ते हो। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा सहायक क्रिया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ वो उदाहरण हैं, उनमें देखेंगे और आप खुद को अनुभव भी कीजिएगा कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं। आप पूरी क्लास के बाद वो उदाहरण समझा, आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं। अगर पहचान ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी नहीं आ पा रहा है तो आप एक बार वीडियो और देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और ये उदाहरण पूछे हुए उदाहरण हैं, इसलिए आप वो उदाहरण देख लीजिए। आप जब आप वो उदाहरण देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ हमें समझ आ गया है। ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं और ये उदाहरण सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इनको पढ़िए। ये तीनों उदाहरण पढ़िए, ये दोनों पढ़िए, ये तीनों पढ़िए और कुछ देर के लिए वीडियो रोक के रखिए। आप देखिए कि आप पहचान पा रहे हैं। और अब मैं इनको बताने जा रहा हूं आपके साथ। मैंने खाना खा लिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आया है। तो खा लिया यानी कि यहाँ पे दो धातुएं मिलके एक क्रिया का बोध करा रही हैं। खा लिया यानी कि खाना खाना, तो यहाँ पे होगा संयुक्त क्रिया। जहां पे दो धातुएं एक क्रिया का बोध कराएं वहां पे होगा संयुक्त क्रिया। तुम घर चले जाओ, क्या होगा, तुम घर चले जाओ। चले जाओ क्या होगा, दो धातुएं मिलके एक क्रिया का निर्माण कर रहे हैं, उसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। ये किसका उदाहरण हुआ, संयुक्त क्रिया का। आप सही पहचाने हैं। मीरा स्कूल चली गई, चली गई यानी कि दो धातुएं मिलके एक क्रिया बन रही है, तो क्या होगा, आप ही बताइए क्या होगा, संयुक्त क्रिया। तो इन तीनों उदाहरणों में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये तीनों उदाहरण किस क्रिया का उदाहरण होंगे, संयुक्त क्रिया का। यहां से बहुत प्रश्न आता है। ऐसे ही मैंने राधा से पत्र लिखवाया, कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा है, राधा से करवा रहा है। उसने हमें खाना खिलवाया, खाना खाने वाला खुद नहीं खा रहा है, वो हमें खिला रहा है। यानी कि लिखवाया, खिलवाया ऐसे शब्द किस क्रिया में आते हैं, या आप ये बताइए कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। आप सही समझे, इसको प्रेरणार्थक क्रिया ही कहेंगे, क्योंकि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से करवा रहा है। तो उसने लिखवाया, खिलवाया, पढ़वाया, नचवाया, तो ये सब क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगला उदाहरण देखेंगे दोस्तों, ये परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण है। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। वह खाकर सो गया, अच्छा। खिलाड़ी खेल कर बैठ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। क्या आ रहा है, कर, यहां भी क्या आ रहा है, कर, यहां भी क्या आ रहा है, कर। यानी कि आपको पता चल गया है कि ये कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। क्यों है, क्योंकि इसमें जो मुख्य क्रिया है उससे पहले एक क्रिया हो चुकी है। यानी कि विद्यार्थी ने पुस्तक
से देखकर उत्तर दिया। उत्तर देने से पहले उसने क्या किया? पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, यानी कि पुस्तक में देखा। उत्तर देने से पहले उसने पुस्तक में देखा, पढ़ा, तब उत्तर दिया, यानी कि उत्तर देने से पहले एक कार्य कर चुका है। ऐसे ही वह खाकर सो गया। सोना मुख्य क्रिया हो गई, पर सोने से पहले उसने क्या किया? खाना खाया। तो अगला देखते हैं, खिलाड़ी खेल कर बैठ गया, यानी कि बैठा, उसके पहले क्या किया? खेला उसने। तो यहाँ पे खेल कर मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हुई है, इसलिए ऐसे वाक्यों में जहां पे मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी हो, उन वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहां से आपका क्रिया से कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे अगले दिन कल मैं आपके सामने अगला टॉपिक लेके आऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, मेरी क्लास कैसी लग रही है आपको, आप कमेंट में जरूर बताइए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जो निःशुल्क में अच्छा पढ़ना चाहते हैं। मेरा वीडियो शेयर करें। और दोस्तों, सबसे ज्यादा सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। तो मेहनत करने में आप कोई कमी नहीं रखिएगा, आप लगातार मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों, कल लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें बताया गया है कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। समीक्षा अधिकारी का भी पेपर आने वाला है, एग्जाम डेट आ गई है। यूपी पीसीएस की भी एग्जाम डेट आ गई है। खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्जाम डेट आ गया है। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है, परीक्षा डेट आ गई है। अब लॉकडाउन का समय खत्म हुआ, जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगी है, भारत पूरा लगभग खुल चुका है। तो अब आप भी लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपने गोल से मत हटिए। आपका जो गोल है आप उसी पे बने रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।